ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव लर्निंग इन पाकिस्तान। क्लासरूम डिबेट्स एग्जांपल्स जनरल में बता देता हूँ। क्लासरूम के अंदर डिबेट्स करते हैं, वो एक्टिव लर्निंग का एग्जांपल है। साइंस लैब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, वो भी हमारे पास एक्टिव लर्निंग का एग्जांपल है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रुप वर्क हम जो भी करा रहे होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप वर्क्स भी हमारे पास एक्टिव लर्निंग का एग्जांपल है। इंटरैक्टिव क्विजेस होती हैं हमारे पास, ऑनलाइन क्विजेस की अगर हम बात करते हैं तो वो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल है हमारे पास। और रोल प्ले एक्सरसाइजेस में भी ये भी हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं हमारे पास सिस्टम्स में, पाकिस्तान के सिस्टम्स में एक्टिव लर्निंग के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ एक्टिव लर्निंग। उसके बाद आगे देखेंगे एडवांटेजेस में सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट मोटिवेशन। अच्छा, पहली चीज ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेट होते हैं। स्टूडेंट्स मोटिवेट किस तरह से होते हैं? एक्टिवली जब भी वो चीजें लर्न कर रहे होते हैं तो उन्हें चीजें सही से समझ आती हैं। जब चीजें सही से समझ आती हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो मोटिवेटेड फील करते हैं। और दूसरा, इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि चीजें उन्हें प्रैक्टिकली करने का मौका मिल रहा है। वहाँ पे लर्निंग जो प्रैक्टिकल हो रही है, और प्रैक्टिकली जब भी चीजें हो रही होती हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पे एक्टिव होते हैं। और एक्टिव होते हैं तो वहाँ पे एक फन और एंटरटेनमेंट भी आ जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के अंदर हमें मोटिवेशन देखने को मिलती है। उसके बाद रिटेंशन इंप्रूवमेंट, चीजों को रिकॉल करना, इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होता है। जब प्रैक्टिकली चीजों को हम देखते हैं तो प्रैक्टिकली चीजों को देखते हुए हमें चीजें जो वो सही से याद होती हैं, अंडरस्टैंडिंग हम सही से कर पा रहे होते हैं। और जब अंडरस्टैंडिंग सही होती है तो हम वहाँ पे हमारी जो रिटेंशन पावर है वो भी इम्प्रूव होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल स्किल्स डेवलपमेंट। क्रिटिकल स्किल्स क्या है हमारे पास? कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात की, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। तो बहुत सारी हमारी स्किल्स हैं। सोशल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स ले लें, एकेडमिक स्किल्स ले लें, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स हमारे पास हैं जो एक्टिव लर्निंग डेवलप करती है हमारे लिए। उसके बाद है हमारे पास सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अच्छा, सेल्फ गाइडेड लर्निंग के अंदर हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो खुद ही खुद को गाइड कर रहे होते हैं, खुद ही खुद को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, और अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो खुद जो है वो चीजों को समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें आइडिया हो जाता है कि लर्निंग किस तरह से होती है। सो बेसिकली दे लर्न द लर्निंग, वो लर्निंग को सीखते हैं, ठीक है। किस तरह से लर्निंग होती है, लर्निंग के प्रोसेसेस क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, कौन सी एक्टिविटीज उन्हें करनी है, ये सारी चीजें उन्हें समझ में आ जाती हैं। कैसे उन्हें पॉइंट्स को कैटेगराइज करना है, चीजों को, इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करके अंडरस्टैंड करना है, ये सारी चीजें उन्हें समझ में आ जाती हैं। जब ये समझ में आ जाता है उन्हें, तो वो खुद ही खुद को गाइड करके लर्निंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास 4 एडवांटेजेस। नंबर 1 हमने बात की स्टूडेंट मोटिवेशन, नंबर 2 रिटेंशन इंप्रूवमेंट, नंबर 3 क्रिटिकल स्किल्स डेवलपमेंट, एंड नंबर 4 पे हमारे पास है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आगे देखेंगे डिसएडवांटेजेस। अच्छा, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले है क्लासरूम रिक्वायरमेंट, क्लास रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्टिव लर्निंग होती है दैट इज टाइम टेकिंग, वो ज्यादा टाइम लेती है। क्लास का टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेगी। रिक्वायर्स मोर क्लास टाइम एंड केयरफुल प्लानिंग, ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती है। हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना होगा, सेटअप करना होगा क्लासरूम के अंदर, अकॉर्डिंगली सेटिंग्स जो है वो बिल्ड करनी होगी क्लासरूम में, इंस्ट्रक्शंस देनी होगी, प्री प्लानिंग करनी होगी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो एक्टिव लर्निंग का ये भी है कि टाइम टेकिंग है हमारे पास एक्टिव लर्निंग। सो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी आ जाता है, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है। ओके, दूसरे नंबर पे ये है कि चैलेंजेस इन लार्ज क्लासरूम। हमारे पास अगर ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स की बात करें तो वहां पे हम एक्टिव लर्निंग को नहीं कर पा रहे होते सही से, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो कम है। और जब रिसोर्सेज कम है तो एक्टिव लर्निंग को हम नहीं कर पाएंगे। ज्यादा रिसोर्सेज कम है या फिर स्पेस कम है, क्लासरूम अगर छोटी है, स्पेस साइज छोटी है क्लासरूम की, तो वो इस तरह के इश्यूज भी हमारे पास होते हैं, चैलेंजेस हमारे पास होते हैं जो एक्टिव लर्निंग को वर्क नहीं करने देंगे सही से। नंबर 3 पे हमारे पास है स्टूडेंट रेजिस्टेंस। स्टूडेंट रेजिस्टेंस से हमारे पास ये मतलब है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पैसिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं, क्योंकि पैसिव लर्निंग में उन्हें कॉन्सेप्ट सही से समझ आ रहे होते हैं, लेक्चर्स में उन्हें सही से समझ आ रहा होता है,
ठीक है। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हेजिटेशन होती है जिनमें, या वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते एक्टिविटीज में, वो एक्टिव लर्निंग में या पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो मना कर देते हैं। सो ये भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो वॉलंटियरली वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। नंबर 4 ये है हमारे पास के टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स जो है उनकी ट्रेनिंग सही से नहीं हो रही, ठीक है। टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी के हमारा जो डिजिटल टाइम है इस वक्त का, उसमें उनका रोल क्या है उसकी क्लैरिटी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को यूज कैसे करना है, एक्टिव लर्निंग को कैसे फैसिलिटेट करना है, ये चीजें, इन चीजों की अवेयरनेस कम होना, ये भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज आ जाता है, जिसकी वजह से एक्टिव लर्निंग जो है उसको हम यहाँ पे प्रोमोट सही से नहीं कर पा रहे। आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस 4 आगे। सबसे पहले टाइम टेकिंग है, ठीक है। नंबर 2 पे ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स के अंदर हम इसको नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स जो है वो रेजिस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते एक्टिवली, ठीक है। उन्हें उन्हें भी जो है वो परसुएट करना, कन्विंस करना फॉर पार्टिसिपेशन, उसमें भी ज्यादा टाइम जाता है। सो ये भी हमारे पास है स्टूडेंट रेजिस्टेंस। नंबर 4 पे टीचर ट्रेनिंग हमारे पास एक इशू है। आगे देखते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जनरली बता देता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है, सही है। दूसरे नंबर पे कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग की बात की, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स जो उन्हें बिल्ड कर रहा है। नंबर 3 पे है मीडिया लिटरेसी, आईसीटी का यूज आ गया, मीडिया का यूज आ गया, ठीक है। और टेक्नोलॉजी टूल्स जो हैं उनका यूज जो कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है। सो इस चीज की अवेयरनेस जो है वो टीचर्स को और प्लस में स्टूडेंट्स को देना, दैट इज द इसका एक्टिव लर्निंग का हमारे पास गोल है। और लर्निंग सपोर्ट, हमारे पास जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड है, यहाँ पे टीचिंग होती थी, मतलब कि कंटेंट दिया जाता था, एक्सप्लेनेशंस दी जाती थी, लेक्चर्स दिए जाते थे। सो उन चीजों से हटकर अब हमारे पास लर्निंग सपोर्ट आ गई है। लर्निंग सपोर्ट मींस के टीचर का रोल ये है कि वो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करके दे, लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर्म करके दे, इंस्ट्रक्शंस दे, गाइडेंस दे, और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स खुद ही जो है वो लर्निंग करें। सो लर्निंग सपोर्ट करना है हमें, ना कि हमें अब टीच करना है। सो ये हमारा रोल चेंज आ जाता है यहाँ पे। ये भी हमारे पास एक गोल या ऑब्जेक्टिव है ऑफ एक्टिव लर्निंग, जिसके अंदर लर्निंग सपोर्ट की हमने बात की। सो 4 चीजें आ गई। नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 2 कोलैबोरेटिव लर्निंग, नंबर 3 मीडिया लिटरेसी, नंबर 4 लर्निंग सपोर्ट। ये 4 हमारे पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे देखते हैं तो इम्पोर्टेंस इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के हमारे पास जो 4 स्किल्स हैं, 4 C's हमारे पास जो हैं, उनको ये डेवलप करता है। क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करता है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। एक्टिव लर्निंग में स्टूडेंट्स जो क्रिटिकली सोच रहे होते हैं, ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो रही है। टीम वर्क कर रहे होते हैं तो कोलैबोरेशन और कोलैबोरेटिव स्किल्स हो रही हैं। टीम वर्क कैसे करना है, उसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, टॉलरेंस आ गया, ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, वो बिल्ड किस तरह से हो रही हैं, तो वो भी हमारे पास एक चीज आ जाती है कि कोलैबोरेशन जो है वो भी बिल्ड हो रहा है, स्किल्स बिल्ड हो रही हैं, क्रिएटिविटी बिल्ड हो रही है, और कम्युनिकेशन, टीम वर्क में जब दूसरे बंदों से पेयर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बिल्ड होती हैं। सो 21st सेंचुरी की स्किल्स हमारे पास बिल्ड हो रही हैं थ्रू एक्टिव लर्निंग। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्टिव टेक्नोलॉजी यूज, टेक्नोलॉजी का यूज जो है उसको लाइक स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करना। ब्लॉगिंग आ गई, कोडिंग आ गई, ठीक है, डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स आ गए, वर्चुअल लैब का जो कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल लैब, ओके। सो वर्चुअल लैब का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये भी इसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ऑन एप्लीकेशन, सेफली एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं 3D फॉर्म में, वहाँ पे चीजें जो सही से उन्हें समझ आ रही हैं। सो टेक्नोलॉजी का यूज जो है एक्टिवली किस तरह से करना है, ये चीजें भी हम सिखा रहे हैं एक्टिव लर्निंग के थ्रू। टेक्नोलॉजी का यूज जो है उसके थ्रू भी लर्निंग को हम प्रमोट कर रहे हैं 21st सेंचुरी में। उसके बाद नंबर 3 पे है मॉडर्न एजुकेशनल रिफॉर्म्स। यहाँ पे हम जो है वो हमारी अच्छा स्किल बेस्ड चीजें हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, उसके साथ हमारे सिस्टम्स को अलाइन कर रहे हैं। एक्टिव लर्निंग को हम रिलेट कर रहे हैं विद स्किल बेस्ड चीजें, वोकेशनल हमारे पास जो चीजें, टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल एजुकेशन है, उससे रिलेट करके हम एक्टिव लर्निंग को
प्रमोट कर रहे हैं, फंक्शनल बना रहे हैं। अच्छा, सो ये था हमारे पास इम्पोर्टेंस इन 21st सेंचुरी। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज कौन से स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे करते हैं क्लासरूम का सेटअप। ठीक है, क्लासरूम का सेटअप क्या है, क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करनी है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करके रखनी है, एक्सपेरिमेंट करना है तो किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होगी, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यही एक चीज होती है, क्लासरूम को सेट करते हैं। क्लासरूम को सेट करने के बाद हम करते हैं लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करते हैं विद कोई इंटरैक्टिव एक्टिविटी के थ्रू, कोई वार्म अप क्वेश्चंस होंगे, क्विज होंगे, बेसिक लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप चीजें जो है वो कुछ कर लेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे नंबर 3 पे मल्टीमीडिया। अच्छा, मल्टीमीडिया के यूज के अंदर हम क्या देख रहे हैं, मल्टीमीडिया के यूज के अंदर हमारे पास ये आ गया कि वीडियोस यूज कर रहे हैं, सिमुलेशंस यूज कर रहे हैं, एक्टिव टास्क भी दे रहे हैं साथ ही साथ, और स्टूडेंट्स जो वहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है उनकी। नॉट जस्ट के वीडियो हमने दिखाया और नोट टेकिंग कराई, इस तरह से कोई चीज नहीं है। स्टूडेंट्स एक्टिवली सीख रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो इस तरह की एक्टिव एक टास्क जो है वो भी हम दे रहे हैं। ओके, उसके बाद नंबर 4 पे मल्टीमीडिया यूज करने के बाद 4 नंबर पे हम ये क्या कर रहे हैं, आगे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये जो उन्होंने अभी किया है, वीडियोस वगैरह देखी हैं, एक्टिव टास्क उन्होंने जो किए हैं, उसके लिए अब आगे क्या करना है उन्हें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं। ठीक है, प्लान क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड रोल्स फॉर ईच एक्टिविटी टू कीप स्टूडेंट्स ऑन टास्क। स्टूडेंट्स अपना टास्क जो इजीली करते रहे उसके लिए हम क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो अगेन डिलीवर करते हैं, देते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अब वहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें चीजें समझ में नहीं आती, वो न्यू होते हैं, एक्टिव लर्निंग को फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनके लिए हम स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं। स्कैफोल्डिंग मतलब कि हमने कोई सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड की, और जैसे जैसे वो चीजों को समझना सीख जाएंगे, चीजों को सही से समझेंगे, ठीक है, तो वहां पे फिर हम वो गाइडेंस रिमूव कर लेंगे। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, हम गाइडेंस देते हैं, और गाइडेंस देने के बाद जैसे जैसे हम देते हैं कि हमारा जो टास्क है वो सक्सेसफुल हो रहा है, हमारा जो पर्पस है वो सक्सेसफुल हो रहा है, फिर ग्रेजुअली जो है हम वो गाइडेंस जो उसको बैक कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या कर रहा है टीचर, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग मींस के गाइडिंग क्वेश्चंस दे रहा है, चेकलिस्ट दे रहा है फॉर स्टूडेंट्स, ताकि वो सही तरह से एक्टिव लर्निंग के अंदर पार्टिसिपेशन कर पाए एक्टिविटीज के अंदर। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास लास्ट स्टेज है, फैसिलिटेटिंग ग्रुप्स को ओवरऑल। वहाँ पे क्या है, रोटेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है मैनेज किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो सही से इंटरेक्शन कर पाएंगे और एक्टिव लर्निंग को जो है उसको सही से एक्सप्लोर कर पाएं, टॉपिक्स को सही से समझ पाएं, डिटेल के अंदर चीजें जो है उन्हें देख पाएं, क्लियर कर पाएं। तो यहाँ पे इन 6 स्टेजेस के अंदर जो है वो हम ओवरऑल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे पास एक्टिव लर्निंग को। पहले क्लासरूम को सेट करते हैं, फिर लेसन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं हम मल्टीमीडिया का यूज, फिर हमारे पास होता है इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके बाद हम करते हैं स्कैफोल्डिंग का यूज, और लास्ट के अंदर हम कर रहे हैं फैसिलिटेटिंग ग्रुप्स। सो ये हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज ऑफ एक्टिव लर्निंग। उसके बाद देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक्टिव लर्निंग, हम आईसीटी के अंदर देख रहे हैं, तो ये भी हमें देखना है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एक्टिव लर्निंग में। टेक्नोलॉजी का रोल इस तरह से है कि सबसे पहले हमारे पास इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स आ गए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड्स के थ्रू क्या है, हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, या फिर हमारे पास क्लिकर्स हैं बच्चों के पास हाथ में, और व्हाइट बोर्ड्स पे या बोर्ड्स पे जो हमने डिजिटल बोर्ड्स जो हमने वहाँ पे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन या चीजें जो है वो दी हुई हैं। तो वहां से क्या होगा, वहां से जो भी चीजें हमने दी हुई हैं उन चीजों को क्लिकर्स के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो आंसर कर रहे हैं, इंस्टेंट फीडबैक्स मिल रही हैं, तो वो भी हमारे पास एक मेथड हो सकता है। यहाँ पे एक्टिवली हम स्टूडेंट्स को जो है वो इंगेज रख रहे हैं हमारी एक्टिविटीज के अंदर, लर्निंग एक्टिविटीज के अंदर, टीचिंग एक्टिविटीज के अंदर। सो इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स का हम यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास एजुकेशनल एप्स हैं। ठीक है, काउट हो गया, या इस तरह से वीडियो गेम्स हैं, गेम बेस्ड एप्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, राइमिंग गेम्स वीडियोस हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो वो भी हम यूज कर सकते हैं एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। गेम्स किस तरह से, जैसे बच्चों की अगर बात करते हैं, वर्ड्स बना रहे हैं, इस तरह की हमारे पास गेम्स होती हैं जहाँ पे लेटर्स जो उनको ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे इस तरह से बॉक्सेस दिए हुए हैं, नीचे रखे हुए हैं लेटर्स, और उन लेटर्स को यहाँ पे बच्चे अरेंज करके स्पेस बना रहे हैं। तो ये भी एक हमारे पास एक्टिव लर्निंग का एग्जांपल आता है। एजुकेशनल एप्स हम यूज कर सकते हैं।
उसके बाद ऑनलाइन कोलाबोरेशन टूल्स होते हैं, टीम वर्क के लिए हम जो वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गूगल डॉक्स की बात करते हैं, ग्रुप राइटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं पैडलेट यूज करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोलाबोरेटिवली मींस की टीम वर्क कर पाए, ऑनलाइन जो है वो डिजिटली जो है वो हम कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, ग्रुप बेस्ड हमारे पास वर्क होता है, ऑनलाइन डिस्कशंस होती रहती हैं। सो ये चीज भी हमारे पास कॉमन है यहाँ पे, मींस के इसके थ्रू भी हम एक्टिव लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप का एग्जांपल दें वो भी हमारे पास इसके अंदर आ सकता है। नंबर 4 पे हमारे पास है मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज क्या है? वीडियोस का यूज कर रहे हैं, एनिमेशंस यूज कर रहे हैं, वर्चुअल लैब्स का मैंने पहले एग्जांपल दिया था, वर्चुअल लैब्स का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए और चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, मल्टीमीडिया से रिलेटेड चीजें, टेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यूट्यूब लेक्चर्स की बात की, और हमारे पास मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे खान अकेडमी आ गया, वो कोर्सेरा आ गया, सही है। तो वो ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। सो ये हमारे पास एक अगेन में इसके मल्टीमीडिया रिसोर्सेज जो है वो हम यूज करते हैं, वर्चुअल लैब्स का भी काफी यूज करते हैं एक्टिव लर्निंग के लिए। देन है ई फॉर्म्स, चैट की बात करते हैं। अच्छा, चैट के अंदर क्या है? होमवर्क डिस्कशंस की बात करें, होमवर्क के हवाले से गाइडेंस रिक्वायर्ड है, या कोई क्वेश्चंस हैं या कोई आइडियाज हैं स्टूडेंट्स के, वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, रिस्पांस दे सकते हैं, फीडबैक सिस्टम मैकेनिज्म यहाँ पे चल सकता है। सो यहाँ पे भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्टिव लर्निंग को ही प्रमोट कर रहे हैं। सो ये 5 चीजें हमने देखी यहाँ पे। 5 चीजें कौन कौन सी? नंबर 1 इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड्स, नंबर 2 एजुकेशनल एप्स, नंबर 3 online collaboration tools, number 4 media resources, and number 5 e-forms. So ये हमारे पास है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एक्टिव लर्निंग। Okay, next we have is learning, teaching learning procedures. ये हमारे पास एक मॉडल है 5E मॉडल, 5E मॉडल इसको बोलते हैं। ये 5E स्टैंड करते हैं फॉर एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट एंड एवोल्यूएट। एक्टिव लर्निंग के अंदर हमारे पास यही मॉडल यूज होता है। एंगेज में क्या है? हम एक प्रॉब्लम या क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसपे स्टूडेंट्स जो एंगेज होते हैं डिस्कशंस के अंदर, उन्हें एक इशू मिल जाता है, एक टॉपिक मिल जाता है जिसपे वो लर्निंग करेंगे, जिसपे वो डिस्कशंस करेंगे, जिसपे वो एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे। सो एंगेज होते हैं, सबसे पहले तो एंगेज किया जाता है स्टूडेंट्स को। जब वो एंगेज होंगे तो फिर उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे, उस पर रिसर्च कंडक्ट करेंगे। सेकंड हमारे पास है एक्सप्लोर, रिसर्च करेंगे, पेयर्स के अंदर डिस्कशंस होंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो और मटेरियल्स जो वो कलेक्ट करेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे, रिसर्च करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑनलाइन टूल्स का भी यूज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, कंटेंट कलेक्शन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। सो एक्सप्लोरेशन आ जाती है। पहले तो एंगेज हुए, एंगेज होने के बाद दूसरे नंबर पे क्या किया? एक्सप्लोर कर रहे हैं कंटेंट को, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 पे क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन क्या करेंगे? उन्होंने डेटा कलेक्ट की, एक्सप्लोर किया, सही है, रिसर्च की थी, वहां से कुछ उन्हें फाइंडिंग्स मिली होंगी, फाइंडिंग्स होंगी, रिजल्ट्स मिले होंगे, डेटा उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया वो इन्फॉर्मेशन, अब उस इन्फॉर्मेशन को वो एक्सप्लेन करेंगे, टीचर को बताएंगे, क्लासमेट्स के सामने प्रेजेंट करेंगे, या इस तरह से किसी ना किसी तरह से जो है वो चीजें जो है वो फाइंडिंग्स जो वो आगे लेके आते हैं, और वे फिर उन फाइंडिंग्स के बेसिस पे जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस टॉपिक के, उन्हें टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है और उन्हें बोलता है स्टूडेंट्स को, ये जो आपने चीज फाइंड की है ये हमारे पास इस टर्म से रिलेटेड चीज है, इसका मतलब ये होता है, ये इस तरह से होती है, समझाता है उन्हें ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। सो एक्सप्लेनेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे है एलाबोरेट। एलाबोरेट के अंदर क्या है? असाइनमेंट्स देना, कुछ टास्क देना, सही है, एक्टिव टास्क देना, जैसे कि रिफ्लेक्शन लिख रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उन्हें इस तरह का कोई टास्क देना जिससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप हो, ज्यादा डेप्थ के अंदर कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो। इस पर्पस के लिए जो है वो यूज हो रही है हमारे पास एक्टिव लर्निंग, यहाँ पे यूज इस तरह से भी हो रही है। सॉरी, एलाबोरेशन की हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन के बाद हम एलाबोरेशन कर रहे हैं, हम इसके डेप्थ में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, या फिर हम रिफ्लेक्शंस लिखने के लिए कह रहे हैं, या फिर कोई और टास्क जैसे कि डिस्कशंस वगैरह में, डिबेट्स में इन्वॉल्व करते हैं, या और कुछ भी हम करा सकते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह।
सो एलाबोरेशन आ जाती है नंबर 4 पे। एलाबोरेट करने के बाद लास्ट में एवोल्यूएट किया जाता है। एवोल्यूएट मींस के उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा, असेस किया जाएगा लर्निंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझे हैं, वो उसको असेस किया जाएगा। सो ये हमारे पास है 5E मॉडल। नंबर 1 एंगेज, प्रॉब्लम दी गई, इंट्रोड्यूस कराई गई। नंबर 2 एक्सप्लोर, स्टूडेंट्स उस पे डेटा कलेक्ट करते हैं। नंबर 3 एक्सप्लेन, वो डेटा लेके स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स जो वो डेटा लेके टीचर के पास जाते हैं और टीचर और स्टूडेंट्स कंबाइनली जो वो एक्सप्लेन करते हैं टर्म्स को, टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद होती है एलाबोरेशन, मींस के प्रोजेक्ट्स, रिफ्लेक्शन वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो वो डीप के अंदर कवर हो। और लास्ट में होता है एवोल्यूएट, मींस के असेस किया जाता है और फाइनली जो है वो जज किया जाता है अंडरस्टैंडिंग को। सो ये है हमारे पास बेसिक टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर ऑफ एक्टिव लर्निंग। इसे हम 5E मॉडल कहते हैं, 5E मॉडल। सो ये था हमारे पास टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर। इसके बाद आगे हम देखेंगे असेसमेंट मेथड्स। अच्छा, असेसमेंट मेथड्स के अंदर हम मोस्टली फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज करते हैं। ऑनगोइंग चेक्स हमारे पास होते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअली हम देखते रहते हैं। एक्टिव लर्निंग में हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होती है मोस्टली। हम कंटिन्यूअली देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चीज़ों को किस तरह से सीख रहे हैं, किस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। इसमें हम क्विज़ेस का यूज़ कर सकते हैं, क्विज़ेस का यूज़ करते हैं, क्लास पोल्स का यूज़ करते हैं, इन क्लास क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चन, वाइवास, वो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं एक तो। दूसरा हमारे पास है पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट्स देंगे, उसमें स्टूडेंट्स अपना वर्क कलेक्ट करके रखेंगे, जो कुछ भी उन्होंने लाइक फाइंडिंग्स की है, प्रोजेक्ट हमने दिया है उसकी डेटा होगी, लैब रिपोर्ट्स जो है वो उनकी हो सकती हैं, सही है, या हमने कोई उन्हें रिसर्च करने के लिए दिया था, उन्होंने क्या फाइंडिंग्स क्या है, उनकी रिजल्ट्स क्या मिले, उन्हें डेटा क्या मिली, वो कलेक्ट करके रखते हैं। उसके बेसिस पे भी हम जो है स्टूडेंट्स की असेसमेंट ले सकते हैं। सो पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट्स आ गए दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, खुद ही जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं खुद की लर्निंग को स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है। और पीयर, दो स्टूडेंट्स जो वो एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं, एक दूसरे के वर्क को जो वो एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं। इस तरह से भी असेसमेंट हमारे पास हो सकती है। और फिर है परफॉर्मेंस टास्क। परफॉर्मेंस टास्क क्या है? स्टूडेंट्स को कुछ परफॉर्म करने के लिए कहें, जैसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा, डिबेट करने के लिए कहा, रोल प्ले के लिए कहा, इस तरह की चीजें जो हम उन्हें करने के लिए कह सकते हैं। और फिर एक रूब्रिक के बेस पे, एक चेकलिस्ट के बेस पे जो हम उनको असेस करेंगे। और लास्ट है ऑब्जर्वेशन। टीचर जो है वो एक्टिविटीज के दौरान ही ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्या कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, किस तरह से चीजों को डिस्कस कर रहा है। सो ऑब्जर्वेशन करके भी हम असेसमेंट ले सकते हैं एक्टिव लर्निंग के अंदर। सो ये थे हमारे पास असेसमेंट मेथड्स। असेसमेंट मेथड्स हमारे पास 5 आ गए। नंबर 1 फॉर्मेटिव असेसमेंट, नंबर 2 पोर्टफोलियोज एंड प्रोजेक्ट्स के थ्रू, नंबर 3 पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, नंबर 4 परफॉर्मेंस टास्क, नंबर 5 ऑब्जर्वेशन एंड टीचर नोट्स, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड ग्रुप इंटरेक्शंस। सो ये है हमारे पास असेसमेंट मेथड्स फॉर एक्टिव लर्निंग। उसके बाद स्कोप इन पाकिस्तान के अंदर स्कोप की बात करते हैं तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर एक्टिव लर्निंग को अभी ज्यादा फोकस में लिया गया है। बीएड प्रोग्राम की हम बात करते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक्टिव लर्निंग जो है वो इस पे ट्रेनिंग दी जा रही है टीचर्स को। मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर जो है प्रैक्टिकल एक्टिव लर्निंग जो है वो उसको सिखाया जा रहा है, टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है इस हवाले से। दूसरा ये है कि एक्टिव लेसन प्लानिंग, मेजरली जो यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं वो एक्टिव लेसन प्लानिंग को ही प्रीफर करती हैं। एक्टिव लेसन प्लानिंग से मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स जो वो 5 के मॉडल के थ्रू चीजों को एक्सप्लोर करें, समझें। एडॉप्शन ऑफ एक्टिव लर्निंग, एडॉप्शन ऑफ एक्टिव लर्निंग के अंदर क्या है, हमारे पास बहुत से ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो स्टीम हमारे पास जो एजुकेशन होती है और लैंग्वेज क्लासेस होते हैं, उसके अंदर एक्टिव लेसन प्लानिंग की जो हमने बात की उसका यूज कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का यूज कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का यूज कर रहे हैं। उसके बाद चैलेंजेस कौन कौन से हैं हमारे पास? नंबर 1 थिंग क्लास साइजेस, जो लार्ज क्लास साइजेस हैं, ठीक है,
ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स हमारे पास हैं, तो वहाँ पे हम एक्टिव लर्निंग सही से नहीं करा पा रहे हैं। सो ये एक हमारे पास पाकिस्तान में चैलेंज है। और दूसरा है एग्जाम ओरिएंटेड हमारा कल्चर है। हमारे पास स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये है कि हमें एग्जाम जो वो पास करनी है, ना कि लर्निंग करनी है। सो ये एक हमारे पास इशू है। बट स्टिल हमारे पास जो 21st सेंचुरी की स्किल्स को नजर में रखते हुए एक्टिव लर्निंग को काफी ज्यादा फंक्शनल बनाया गया है बाय द हैक एंड प्रोविंशियल जो भी पॉलिसीज हैं वो इस चीज को इनकरेज करती हैं। लास्ट पॉइंट, एक्टिव टास्क इन डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर भी हमारे पास एक्टिव टास्क हो रहे हैं। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन में अगर बात करें, distance education programs like AIOU tutorials increasingly include active tasks in face-to-face workshop। ये भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के टास्क, असाइनमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारे पास कॉमन है। एक्टिव लर्निंग में डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर भी एक्टिव टास्क दिए जाते हैं। एक्टिव टास्क कैसे, जैसे कि कोई रिसर्च कंडक्ट करने के लिए बोला गया है, डिस्कशंस डिबेट्स करने के लिए बोला गया है, प्रेजेंटेशंस रिकॉर्ड करके भेजने के लिए बोला गया है, असाइनमेंट्स लिखने के लिए बोला गया है। सो इस तरह के एक्टिव टास्क जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर भी पाकिस्तान में यूज हो रहे हैं। सो ये था हमारे पास ओवरऑल इंट्रोडक्शन टू एक्टिव लर्निंग। इसके अंदर हमने डेप्थ के अंदर डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो वो कवर की है एक्टिव लर्निंग के हवाले से। बाकी एक्टिव लर्निंग के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड ओके, इस वीडियो के लिए हमारे पास यही था। बाकी के टॉपिक्स हम इंशाल्लाह आगे वीडियोस के अंदर देखेंगे। थैंक यू।